हाँ, तो हम लोग आज एजिंग ऑफ मीट टॉपिक पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट जब डिस्कस कर रहा था तो मैंने वहां बताया था कि कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला कि जो भी मीट में मसल में ग्लाइकोजन है उसका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना, ताकि उससे जो पीएच है वो रिड्यूस हो जाए। दूसरा स्टेप राइगर मॉर्टिस। राइगर मॉर्टिस में क्या हो गया, कैल्शियम की इफेक्ट से एक परमानेंट एक्टिव मायोसिन बॉन्ड का फॉर्म हो जाएगा जिसकी वजह से मीट टफ हो जाएगा। तीसरा स्टेप है रिजोल्यूशन ऑफ राइगर। रिजोल्यूशन ऑफ राइगर मींस जो टफनेस मीट ने ऑब्टेन किया है एट द टाइम ऑफ राइगर मॉर्टिस वो थोड़ा सा लूज होगा ताकि हम लोग मीट को खा सके, ताकि वो पैलेटेबल हो। तो उसी में है एजिंग ऑफ मीट। रिजोल्यूशन ऑफ राइगर मतलब एक तरीके से एजिंग ऑफ मीट है। अगर हम उसको डिफाइन करें एजिंग को, that is defined as in the absence of microbial spoilage, holding of unprocessed meat above the freezing point that is minus 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि जो मीट राइगर मॉर्टिस जिसमें हो गया है उसको हम रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे अराउंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 0 to 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखें, ताकि वहां पे जो भी माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाए, स्पॉइलेज ना कर पाए वो, और जो मीट है उसमें कुछ पर्टिनेंट चेंजेज हो ताकि मीट में टेंडरनेस डेवलप हो जाए, फ्लेवर डेवलप हो जाए। फ्लेवर के लिए कई सारे मेटाबोलाइट जनरेट होते हैं। टेंडरनेस के लिए जो भी इंडोजिनस एंजाइम्स हैं वो मीट के प्रोटीन्स जो है, मीट का जो साइटोस्केलेटन बना रहे हैं उस पर ऐड करते हैं, मीट उससे लूज हो जाता है। ये जो एजिंग टर्म है, एजिंग टर्म यूएस में कॉमन है, और उसके अलावा जो दूसरी कंट्री है वहां पे राइपेनिंग बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं। सो राइपेनिंग एंड कंडीशनिंग आर द सिनोनिम ऑफ एजिंग। और इस एजिंग की वजह से मीट टेंडर हो जाएगा, फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। और जो एजिंग का टेम्परेचर है वो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मीट से ऊपर रहेगा। फ्रीजिंग पॉइंट मीट का -1.5 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह मिल्क का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -0.5 है। इसी तरह एग का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -2.5 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो तीनों लाइव स्टॉक प्रोडक्ट हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट याद रखिए। तो एजिंग को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एजिंग में क्या हुआ कि डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं। मतलब कि जो मीट का साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है या जो मीट का ढांचा है उसमें चेंजेस आ रहे हैं और मीट एक तरीके से लूज होता जा रहा है। और ये चेंजेस जैसे ही मीट एनिमल स्लॉटर होता है वो मीट ऑब्टेन करते हैं वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है जब मीट का पीएच रिड्यूस हो जाता है। और अगर हमने उस पर वहां पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो वो प्रतिक्रिया या जो भी जेनेटिक चेंजेज है वो काफी तेजी से होगा और मीट उस तरीके से खराब हो जाएगा। लेकिन हमें इसको मीट को खराब नहीं होने देना है, उस माइक्रोबियल या इंडोजेनिक एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, ताकि हमारा मीट टेंडर हो जाए, उसमें फ्लेवर जनरेट हो जाए और खराब ना हो और खाने योग्य हो। तो ये एजिंग का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। एजिंग दो तरीके से करते हैं। एजिंग दो तरीके से करते हैं, इसमें दो तरीका है। फर्स्ट वन इज ड्राई एजिंग, सेकेंड वन इज वेट एजिंग। तो ड्राई एजिंग की बात करें, ड्राई एजिंग इज कॉमन, ये ट्रेडिशनल प्रोसीजर, ये सबसे पहले शुरुआत इसी की हुई थी जब हमारे पास पैकेजिंग मेथड की शुरुआत नहीं हुई थी, जब हमारे पास पैकेजिंग का कंसेप्ट नहीं था तो ड्राई एजिंग करते थे। उसमें क्या करते थे कि जो भी हमने एनिमल को स्लॉटर किया, स्लॉटर के बाद फ्लेइंग ऑपरेशन कर दिया, तो जो हमें कारकास मिला या प्राइमल और सब प्राइमल कट्स मिले, हम उसको एक किसी रूम में रखते थे जहां पर टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो। और जब हम उसको उस रूम में उस कारकास या मीट को 3 से 4 वीक के लिए रखते थे तो उसमें कई सारे माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस, कई सारे इंजाइमेटिक एक्टिविटी होती थी जिसकी वजह से मीट टेंडर हो जाता था और फ्लेवर जनरेट होता था। तो ये ड्राई एजिंग है क्योंकि यहाँ पे हम मीट को ड्राई छोड़ रहे हैं एक रूम में, यहाँ पे कोई पैकेजिंग मेथड यूज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो टेम्परेचर 0 to 1 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 86%। 86% क्यों? अगर हमने रूम का ह्यूमिडिटी कम कर दिया तो मीट का सरफेस ड्राई हो जाएगा और जो भी इंजाइमेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए या माइक्रोबियल एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा रखते हैं। एयर वेलोसिटी को भी रखते हैं बरकरार 0.5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो इसका टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन है ये कंट्रीज वाइज वेरी करेगा, कंपनीज वाइज वेरी करेगा, कंडीशंस वाइज वेरी करेगा।
ये हो गया ड्राई एजिंग। दूसरा वेट एजिंग। वेट एजिंग ये प्रिडोमिनेंट कमर्शियल प्रोसेस है और सारी इंडस्ट्रीज में आज यही फॉलो हो रहा है। वेट एजिंग में क्या करते हैं, जो हमारे पास कारकस आ रहा है या होलसेल कट्स या प्राइमर कट्स हम ऑब्टेन कर रहे हैं आफ्टर द स्लॉटर ऑफ द एनिमल, हम पहले उसका वैक्यूम पैकेजिंग करते हैं। वैक्यूम पैकेजिंग मीन्स कि हम एनिमल को प्लास्टिक में पहले रखते हैं, उसके अंदर जो भी गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, हम इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि अंदर कोई भी एयर ना बचे, उसको बोलेंगे वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग करने के बाद हम इसको एजिंग के लिए अलाउ करते हैं। इसमें भी टेम्परेचर 0 to 1 डिग्री सेल्सियस होगा अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मीट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टाइम का रिडक्शन हो जाएगा। टाइम मतलब वहां पे 3 से 4 वीक लग रहा था ड्राई एजिंग में, यहाँ 7 से 10 दिन लगेगा। और यहाँ पे ह्यूमिडिटी और वेलोसिटी का जो कंडीशन है उसमें ये काफी मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो है टेम्परेचर 0 to 1 डिग्री सेल्सियस। तो वेट एजिंग और ड्राई एजिंग में आप डिफरेंस कर लेना कि ड्राई एजिंग वहां पे कोई पैकेजिंग मेथड यूज नहीं करेंगे, वेट एजिंग यहाँ पे वैक्यूम पैकेजिंग यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया ड्राई एजिंग और वेट एजिंग के बारे में। फिर जब हमने मीट को एजिंग के लिए रखा तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे मीट में, ताकि जो ड्राइगर मीट है, जो टफ मीट है, वो एक टेंडर मीट में डेवलप हो जाए जिसमें फ्लेवर जनरेट हो गया हो और एडिबल पर्पज के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। तो फर्स्ट चेंज जो आएगा मीट में एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ राइगर और एजिंग के समय, वो होगा प्रोटीन डिनेचुरेशन। प्रोटीन डिनेचुरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीएच रिड्यूस हो गया है। जो जैसे कि मसल का पीएच 7.2 या 7.4 के आसपास था, जब वहाँ जब ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो उस समय पीएच रिड्यूस होकर 5.5 से 5.8 के रेंज में आ जाएगा। हम उसको बोलेंगे अल्टीमेट पीएच, और यही पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है मीट प्रोटीन्स का। तो इसलिए जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के पास कोई भी प्रोटीन आती है, आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वहां पे उसका जो भी होगा डिनेचुरेशन हो जाता है, या उसके जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं। वहां पे नेट चार्ज 0 हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपने आप में न्यूट्रलाइज करके 0 हो जाते हैं। तो प्रोटीन डिनेचुरेशन जाने क्या है, ये एक फिजिकल अरेंजमेंट है या रीअरेंजमेंट है जिसमें कि हाइड्रोलिसिस नहीं होता प्रोटीन का। इसमें प्रोटीन टूटता नहीं है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड्स हैं जो भी लिंक कर रहे हैं एक दूसरे को, उनका आपस में रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन का नेचुरल क्वालिटी रहता है या नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है वो चेंज हो जाता है, उसको बोलेंगे प्रोटीन डिनेचुरेशन। और ये प्रोटीन डिनेचुरेशन काफी कब होगा, जब हमारा जो पीएच है वो नॉर्मल पीएच से कम हो गया, मतलब 7.7 से 7.4 से 5.5 अल्टीमेट पीएच की तरफ आ गया, या टेम्परेचर बढ़ गया, जो नॉर्मल टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है, या टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है, या जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो नॉन फिजियोलॉजिकल सॉल्ट कंसंट्रेशन है। जैसे कि फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन है जो सॉल्ट का वो 7.85% है। तो इन सब चीजों से जब कंडीशंस वेरी करेंगी या डेविएट करेंगी तो प्रोटीन डिनेचुरेशन होगा। दूसरी चीज, जब प्रोटीन डिनेचुरेशन होगा, जब प्रोटीन डिनेचुरेशन हो गया और एजिंग ऑफ मीट हो रहा है, तो उस समय क्या क्या चीजें होंगी। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कोलाजन और इलास्टिन पे कभी भी डिनेचुरेशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये है कि कोलाजन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी वजह से उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। डिनेचुरेशन की वजह से या एजिंग की वजह से जो जेड फिलामेंट, जो जेड लाइन है, जो हमारा एक्टिन है, एक्टिन में के बीचों बीच जेड लाइन होता है, तो वहां पे जो जेड लाइन से एक्टिन फिलामेंट डिटैच हो जाएंगी, लेकिन एक्टिन मायोसिन के बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एजिंग के समय। दूसरा कि जेड लाइन जो वाइट मसल में है वो ज्यादा लेवाइल है एजिंग के लिए इन रेस्पेक्ट टू रेड मसल। ये क्यों है, क्योंकि जेड लाइन, और दूसरी चीज कि जो मायोफिब्रिलर प्रोटीन है उनका भी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है डिनेचुरेशन की वजह से, जब अल्टीमेट पीएच पे पहुंचते हैं, क्योंकि प्रोटीन डिनेचर हो गया है या टेम्परेचर कम हो गया है, तो स्टेबिलिटी ऑफ मायोफिब्रिलर प्रोटीन बढ़ जाता है। दूसरी चीज मैंने बताई कि जो मीट प्रोटीन्स हैं जब वो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के पास पहुंचेंगी, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच मतलब जहाँ पे जो प्रोटीन है वो कोagulate कर जाए या उसका नेट चार्ज
जीरो हो जाए। तो आइसोलेट्रिक पीएच के पास जब प्रोटीन पहुंचती हैं तो जो प्रोटीन है, जो मीट प्रोटीन्स हैं जिन्होंने अपने अंदर वाटर्स को एब्जॉर्ब कर रखा था, क्यों, तो वो प्रोटीन, वो वाटर लॉस हो जाएगा जब आइसोलेट्रिक पीएच के पास मीट प्रोटीन पहुंचेगी। उस वजह से वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद प्रोटीलिसिस की बात करें तो डीनेचर, जो प्रोटीन डीनेचर हो गई है, अब उस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी या जो उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो उस पर ज्यादा आसानी से एक्ट कर पाएंगी, जिसकी वजह से प्रोटियोलिसिस होगा। तो जैसे जैसे एजिंग का टाइम बढ़ेगा तो टेंडर, जैसे जैसे एजिंग का टाइम बढ़ेगा मीट टेंडर होता जाएगा, और जैसे जैसे मीट टेंडर होता जाएगा हम देखेंगे कि कई सारे एंजाइम है जैसे कि बीटा ग्लूकुरोनिडेज, वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो भी कोलाजिनस स्ट्रक्चर है उनके म्यूकोपॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर पे ऐड करेंगे और वो उसको लूज करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बीटा ग्लूकुरोनिडेज एंजाइम है, इसके टाइटर से हम मीट के टेंडरनेस को माप सकते हैं। उसी तरीके से कंडीशनिंग के समय और भी कई सारे एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं और मीट को टेंडर बनाते हैं। दूसरी चीज है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मसल प्रोटीन इसलिए भी होता है क्योंकि जब प्रोटीलासिस हो रहा है, जब राइपेनिंग हो रहा है, तो उस समय ये जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोटीन्स पे डिफरेंट कंडीशंस पे अप्लाई करेंगी कि पीएच कम है तो कौन सा एंजाइम एक्टिव होगा, पीएच ज्यादा है तो कौन सा एंजाइम एक्टिव होगा। इस स्पीसीज वाइज भी वेरी करती हैं। फिश है जैसे वहाँ कैसेप्सिन एक्टिव रहता है, जैसे कटल बर्ग कर लो वहाँ पे कार्पेन काल्पास्टेटिन एक्टिव होता है। तो एक्टिन मायोसिन, जो कि एक्टिन मायोसिन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है राइगर मॉर्टिस के समय, उस पे एजिंग के समय कभी असर नहीं पड़ता, लेकिन जेड लाइन डिस्टर्ब हो जाएगा, डेस्निंग प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाएंगी, टाइटिन डिस्टर्ब हो जाएगा, ये सब चीजें सारे की सारी चेंजेस पे, सारे प्रोटीन्स पे असर पड़ेगा, लेकिन एक्टिन मायोसिन बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और ये जो राइगर के समय जो कैल्शियम रिलीज हुआ है जिससे एक्टिन मायोसिन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वही कैल्शियम आयन जो कि जो इंजाइम्स हैं काल्पेन काल्पास्टेटिन इसको एक्टिवेट करते हैं। तो इस कैटेगरी में जो कैल्शियम की वजह से दो एंजाइम एक्टिवेट हो रहे हैं जो कि वाटर सॉल्युबल एंजाइम्स हैं, इसमें दो एंजाइम है CASF दैट इज कैल्शियम एक्टिवेटेड सार्कोप्लाज्मिक फैक्टर, दूसरा है CDP और काल्पेन। CDP मीन्स कैल्शियम डिराइव्ड प्रोटीनेजेज। तो ये सब ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि एजिंग में हेल्प करेंगे, राइपेनिंग में हेल्प करेंगे और इनके स्टिमुलेशन के लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो काल्पेन की बात कर रहा था, काल्पेन दो तरीके का होता है, एक एम काल्पेन जो कि मिलीमोलर काल्पेन है, एक म्यू काल्पेन दैट इज माइक्रोमोलर काल्पेन। एम काल्पेन जिसके एक्टिवेशन के लिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम चाहिए, 1 to 2 मिलीमोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम चाहिए इसको एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा है म्यू काल्पेन, म्यू काल्पेन के लिए माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन में कैल्शियम चाहिए, 50 to 100 माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन रहेगा कैल्शियम का, तभी म्यू काल्पेन एक्ट करेगा। और ये जो काल्पेन्स हैं ये किस कैटेगरी ऑफ प्रोटीन पे एक्ट करेंगे, डेस्मिन प्रोटीन पे एक्ट करेंगे, ट्रोपोमायोसिन और एम लाइन प्रोटीन पे एक्ट करेंगे। काल्पेन का कोई एक्शन नहीं होगा एक्टिन और मायोसिन पे। और काल्पेन के जो एंटागोनिस्ट है, काल्पेन का एंटागोनिस्ट जो प्रेजेंट है मसल में या सार्कोप्लाज्म में, वो है काल्पास्टेटिन। अगर काल्पेन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मीट टेंडर होगा, अगर काल्पास्टेटिन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो काल्पेन अच्छी तरीके से एक्ट नहीं कर पाएगा। तो काल्पास्टेटिन जब काल्पेन एक्ट नहीं कर पाएगा तो मीट टफ होगा। और ये काल्पास्टेटिन का कंसंट्रेशन जो है ये स्पीसीज वाइज वेरी करता है। अगर आप इंडिजिनस ब्रीड लेंगे बीफ का तो उसमें काल्पास्टेटिन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो वहां पे काल्पेन अच्छे से काम कर पाता है। तो इंडियन जो ब्रीड्स हैं उसका मीट इसलिए टेंडर होता है। अगर हम एक्जॉटिक ब्रीड की बात करें जो कि वो लोग बीफ पर्पज ब्रीड उगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो वहां पे काल्पास्टेटिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वहां पे काल्पेन सही तरीके से काम नहीं कर पाता। जब काल्पेन सही तरीके से काम नहीं कर पाता तो वहां पे जो मीट हमें मिलेगा वो टफ होता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जो भी फॉरेन कंट्री है एक्जॉटिक यहाँ के इंडिजिनस ब्रीड्स को ले गए, उन्होंने अपने लोकल ब्रीड्स को इससे क्रॉस करवाया और उसके टेंडरनेस को मॉडिफाई किया इस तरीके से। वहां पे काल्पास्टेटिन जो हमारे जो ब्रीड्स हैं उसका जो कंसंट्रेशन कम है, उसके उस स्ट्रेटेजी को उन्होंने अपने जो भी उनके नेटिव ब्रीड्स हैं उसमें इंट्रोड्यूस करके
मीट के टेंडरनेस को लॉन्च किया। और दूसरी चीज कि जो कैल्शियम एक्टिवेटेड सार्कोप्लाज्मिक फैक्टर की बात कर रहे हैं वो गैस फिलामेंट्स को भी एक्टिवेट कर देगा, वहां पे उनके डिग्रेडेशन को एक्टिवेट कर देगा। और ये जो भी काल्पेन है, काल्पाइस्टेटिन है, ये हाई पीएच पे काम करेंगे, मोर देन सिक्स। ये जब पीएच अल्टीमेट पीएच से ज्यादा रहेगा, मोर देन सिक्स, तभी ये दोनों काम कर पाएंगे और इनके एक्टिविटी के लिए कैल्शियम का रहना बहुत जरूरी है। दूसरी कैटेगरी ऑफ प्रोटीन में बता रहा था कैथेप्सिन। कैथेप्सिन क्या है? ये कॉमन, इसका जो एक्टिविटी सबसे हाईएस्ट पाया गया है जिस स्पीसीज में, वो है फिश। और ये जो कैथेप्सिन है ये लाइसोसोम से हमें मिलेगा। जो काल्पेन है, काल्पाइस्टेटिन है और कैल्शियम एक्टिवेटेड सार्कोप्लाज्मिक फैक्टर है, वो सारे के सारे सार्कोप्लाज्मिक एंजाइम्स हैं। लेकिन जो कैथेप्सिन है ये लाइसोसोमल है। ये जब इसका ऑटो ऑक्सीडेशन होगा तभी ये रिलीज होगा और इनके पीएच एक्टिविटी के लिए लेस देन पीएच 6 चाहिए। तो कैथेप्सिन 4 तरीके का है, कैथेप्सिन बी, कैथेप्सिन डी, कैथेप्सिन एच और कैथेप्सिन एल। तो इसमें जो कैथेप्सिन एच है वो हमारे मायोट्यूबुलर प्रोटीन को कभी डिग्रेड नहीं कर पाता या उस पर एक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जो डी है, डी कैटेगरी का कैथेप्सिन है, वो एक्टिव होता है, वो डिग्रेड कर पाता है एक्टिन मायोसिन। ये इनका एक्टिन मायोसिन को भी फर्क होता है। तो ये जब पीएच लेस देन 5 रहेगा तो ये ऐड करेगा। और बी और एल जो है ये पीएच 5 और 6 के बीच में भी ऐड कर सकता है। और सबसे इसमें जो खास है, इंपॉर्टेंट है मीट के कंडीशनिंग या एजिंग के लिए, वो है कैथेप्सिन एल, जो कि ट्रोपोनिन के टी, आई और सी तीनों कंपोनेंट को डिग्रेड करने की क्षमता है इसके पास। और ये काफी तेजी से ट्रोपोनिन को डिग्रेड कर पाता है और मीट को टेंडर बना पाता है। उसके अलावा ये टाइटिन, नेबुलिन और अल्फा-एक्टिनिन, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिमायोसिन पे स्लोली एक्ट करता है। और इसका जो एक्टिविटी है वो पीएच डिपेंडेंट है। जितना कम पीएच होगा ये इतना तेजी से काम करेगा। पीएच 6 होगा थोड़ा स्लो एक्ट करेगा, पीएच 5.5 होगा थोड़ा उससे ज्यादा तेज करेगा, और पीएच लेस देन 5 होगा तो ये काफी तेजी से काम करेगा और मीट के टेंडराइजेशन के लिए टाइम इंटरवल है उसको रिड्यूस करेगा। ये कैथेप्सिन की एक्टिविटी हो गई। उसके बाद अदर केमिकल चेंजेस, खासकर फ्लेवर चेंजेस के लिए अभी तक हमने प्रोटीन डिनेचुरेशन देखा और प्रोटीओलाइसिस देखा, जिसकी वजह से मीट टेंडर हो गया, मीट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में चेंज आया। तो लास्ट अदर केमिकल चेंजेस में जो कि है फ्लेवर के लिए बात करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट लेक्चर के दौरान की जो एटीपी है, वो एटीपी क्या होता है, जब यूटिलाइज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। फिर वो एडीपी को क्रिएटिनिन फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाएगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ एएमपी बनाएगा। इस तरीके से जो हमारा एटीपी है, एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में, एडीपी कन्वर्ट होगा एडीपी कन्वर्ट होगा एएमपी में, एएमपी फिर कन्वर्ट होगा आइनोसिनिक मोनोफॉस्फेट या आईएमपी, उसके बाद हाइपोजेंथाइन। तो ये डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है। इस तरीके का कैस्केड है कि एटीपी जा रहा है, चेंज हो रहा है लास्ट में आईएमपी प्लस हाइपोजेंथाइन में। तो जो ये कंपाउंड जनरेट हो रहे हैं, हाइपोजेंथिन, आइनोसिनिक एसिड, ये फ्लेवर जनरेशन कंपाउंड है। इसकी वजह से जो एज मीट है या जो राइपन्ड मीट है उसमें फ्लेवर आ रहा है और कंज्यूमर इसको पसंद करते हैं। तो इस हाइपोजेंथिन लेवल का अगर ये पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाए, हम इसको कंसंट्रेशन को मेजर करके बता सकते हैं कि मीट पूरे तरीके से कंडीशन हो गया कि नहीं, इसकी पूरी तरीके से एजिंग हो गई कि नहीं। तो हाइपोजेंथाइन लेवल जब 1.5 से 2 माइक्रोमोल पर ग्राम ऑफ मीट प्रोड्यूस पहुंच जाए तो हम ऐसा मान लेते हैं कि मीट की कंप्लीट एजिंग हो चुकी है, तो मीट टेंडर है, इसमें फ्लेवर जनरेट हो चुका है और अब इसको हम खा सकते हैं। और दूसरी चीज कि ये एटीपी से जो हाइपोजेंथाइन और आईएमपी बन रहा है, उसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट जनरेट होते हैं जिसमें कि फैट और प्रोटीन का डिसइंटीग्रेशन होता है। उसकी वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, डाइएसिटाइल, ये सारे कंपाउंड जनरेट होते हैं जो कि हाइपोजेंथाइन और जो कि उनसे रिएक्ट करके एक स्पेसिफिक फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं मीट को। और डिफरेंट स्पीसीज का मीट का फ्लेवर होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये सब जो H2S है, NH3 है, एस्टल्डिहाइड है, एस्टोन है, इनका कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू स्पीसीज वेरी करेगा।
इसके अलावा एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग सम मेटाबोलाइट्स ऐसे जैसे कि टोटल वोलेटाइल बेसिक नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, ये जो जनरेट हो रहा है तो ये मीट स्पॉलेज के समय जनरेट होता है। इसको भी यूज करके हम बता सकते हैं कि मीट सही है खाने में है कि नहीं, मीट स्पॉइल तो नहीं हो गया, तो ऐसा है। उसके बाद कभी कभी जब हम ज्यादा देर तक कंडीशनिंग करते हैं तो वहां पे रेसिडिटी हो जाता है, तो वहां पे ऑफ फ्लेवर भी जनरेट हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि एक ऑप्टिमल कंडीशनिंग या एजिंग पीरियड प्रोवाइड करें ताकि मीट का जो फ्लेवर जनरेशन है वो ऑप्टिमल हो। ऐसा ना हो कि जो हमारा फ्लेवर जनरेट है जो कि रिलायबल है वो ऑफ फ्लेवर में जनरेट हो जाए। अगर मीट में ऑफ फ्लेवर हो जाएगा तो जनता उसे कंज्यूमर पसंद नहीं करेगी। इसके अलावा कई कई सारे डाइपेप्टाइड्स होते हैं मीट में, कार्नोसिन है, अनसेरिन है। ये सब डाइपेप्टाइड्स क्या है जो मीट में पीएच चेंज हो रहा है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, एक तरीके से बफरिंग एजेंट है। तो राइपेनिंग के समय या एजिंग के समय इस पे भी इंजाइम्स काम करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं बीटा एलानिन और हिस्टिडीन में। तो जब ये बीटा एलानिन और हिस्टिडीन में कन्वर्ट हो गए तो उनके पास अमोनिया ग्रुप है, और इसी समय जो कि मीट में काफी चेंजेस हो रहे हैं उसके पास कार्बोनिल ग्रुप भी जनरेट हो रहे हैं। तो मीट में कार्बोनिल ग्रुप और अमोनिया ग्रुप जो है वो आपस में कंबाइन करेगा और मेलार्ड रिएक्शन आएगा। मेलार्ड रिएक्शन की वजह से कुछ ऐसे कंपाउंड जनरेट होंगे जिसकी वजह से अनडिजायरेबल टेस्ट जनरेट हो जाता है मीट में, उसकी वजह से अनडिजायरेबल कलर भी जनरेट हो जाता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि मेलार्ड रिएक्शन को प्रिवेंट किया जाए, ये डिजायरेबल नहीं है। तो ये सब सारा चीजें था रिगार्डिंग कंडीशनिंग ऑफ मीट या एजिंग ऑफ मीट। अब किसी को कोई भी दिक्कत हो अब वो लोग पूछ सकते हैं मेरे से क्वेश्चन। अब हाँ, एनी क्वेश्चन? सब सो गए क्या? क्यों? नो सर, प्रोटीन डिनेचुरेशन में जो सर दूसरा पॉइंट बताए थे ना सर, वो वाला बताइए तो फिर से। प्रोटीन डिनेचुरेशन वाले में मतलब क्या, फिर से बोलो सुभद्रा। हेलो। प्रोटीन डिनेचुरेशन ये था ना सर हेडिंग, उसमें दूसरा वाला पॉइंट था जिसमें डाउट था हमको, पर हम बीच में नहीं बोले थे क्या था बोलो वो। बोलो तो क्या था? वो था ना इंक्लाइंड पीएच बिलो देन इन विवो, टेंपरेचर अबव 25 और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस और नॉन फिजिकल सॉल्ट कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो? हाँ ये सर। तो मैं बोल रहा नहीं हूँ सर ये नहीं था सर। हाँ हाँ बताओ, मैं शेयर कर दे रहा हूँ स्लाइड, फिर आप बता दो उसको, ठीक है? एक मिनट, स्लाइड शेयर करता हूँ फिर आप बताओ। हाँ बताइए, ये वाला स्लाइड की अगली स्लाइड बदरा? हाँ सर यही वाला। कौन सा, क्या नहीं समझ बताओ? इंक्लाइंड इफ पीएच बिलो देन इन विवो, टेम्परेचर अबव 25। सुनो, मैं बोला कि प्रोटीन डिनेचुरेशन कब होगा? जब पीएच रिड्यूस हो जाएगा। अगर नॉर्मल पीएच है इन विवो, मतलब कि का नॉर्मल पीएच, मसल का नॉर्मल पीएच कितना है? 7.2 7.4 नॉर्मल पीएच है। जब अल्टीमेट पीएच ऑब्टेन हो रहा है, पीएच कितना हो गया? 5.5। तो जो 5.5 है वो मीट के मतलब मसल के प्रोटीन से डेविएट हो गया। मसल का इन विवो पीएच 7.2 है। तो जब लैक्टिक एसिड बना तो पीएच घट गया, उसकी वजह से प्रोटीन डिनेचुरेशन बढ़ गया, ठीक है? और टेम्परेचर भी, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया टेम्परेचर, और मीट का नॉर्मल मसल का नॉर्मल होम्योस्टेसिस लॉस हो चुका है, तो एक वहाँ होम्योस्टेसिस जब है नहीं तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वहां भी प्रोटीन डिनेचर हो जाएगा। उसके अलावा बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आ गई जैसे लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, वहां पर भी प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो जाएगा, नॉर्मल उसका जो रीअरेंजमेंट है पेप्टाइड्स का वो लॉस हो जाएगा। और कभी कभी अगर हमें सॉल्ट कंसंट्रेशन भी नॉर्मल नहीं है, उससे वेरी कर रहा है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा दिए तो भी प्रोटीन का जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रोटीन डिनेचुरेशन। इसकी वजह से कई सारे चेंजेस आते हैं, इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में भी फर्क आएगा। इसकी वजह से उसकी जो नॉर्मल बायोबिलिटी है उस पर भी फर्क आता है। अगर और कुछ ना समझ में फिर से कुछ फिर बताऊंगा मैं। बताओ सुभद्रा। हेलो।
सर यहाँ पे जैसे अदर केमिकल चेंजेज में आप बताया ना कि हाइपोजेंसिन बनता है साथ में, उसके बाद आयनोसिन वाला से, उसके बाद H2S, अमोनिया, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, डाइएसिटाइल, ये सारा बनता है। तो सर इसमें ये जो बनता है तो ये मीट पे तो बैड इफेक्ट नहीं डालता है ये नहीं, सारा? जब हमने कंसंट्रेशन क्या है, हमने टेम्परेचर मेंटेन किया है ना 0 से 3 डिग्री सेल्सियस। तो जब 0 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया है, चलो हाइपोजेंथाइन और ये जो आइनोसिनिक एसिड बन रहा है ये तो मेजर मीट फ्लेवर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स हैं, लेकिन वो माइक्रोब्स और एंजाइम कुछ हद तक प्रोटीन पे भी एक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से ये H2S, अमोनिया, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन इनकी ये बहुत कम मात्रा में जनरेट होते हैं। तो एक मीट पे एक यूनिक फ्लेवर प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अगर वही टेम्परेचर हम 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पर रखें ना, तो ये अमोनिया, NH3, सुपर वोलेटाइल बेसिक नाइट्रोजन, इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। जब ये कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये फ्लेवर में प्रॉब्लम करेंगे, ऑफ ऑर्डर आएगा। तो इनका कंसंट्रेशन डिसाइड कर रहा है मीट का फ्लेवर। वही कंसंट्रेशन अगर कम है तो ये फ्लेवर प्रोड्यूस करने में काम कर रहे हैं। अगर यही कंसंट्रेशन एक ऑप्टिमल लिमिट से ज्यादा हो जा रहा है तो मतलब मीट में ऑफ फ्लेवर आ जा रहा है। आपने देखा होगा जब मीट सड़ जाता है तो कैसा फ्लेवर आता है। यही सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है सर। और सर वो क्या बताया था, जैसे मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट -2.5 बताए थे? ना देखो, मीट का -1.5, मिल्क का -0.5 पर बताते हैं ना, 0.5, ठीक। और इसी तरह एग का -2.5। ये तीनों याद रखो, याद करने का तरीका है। -0.5 मिल्क, -1.5 मीट, -2.5 एग। तीनों लाइव स्टॉक प्रोडक्ट है, तीनों एक के बाद एक है और तीनों का माइनस में है और एक का डिफरेंस है, बस याद हो जाता है इस तरीके से। मैं इसलिए बताया कि आपका तीनों कभी कहीं क्वेश्चन आए ना फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो आप एक जगह पढ़े रहोगे, कोरिलेट कर दिया इसी तरीके से तो आपको याद रहेगा। एलपीटी में ऐसे ही याद रख सकते हैं, चीजों को कोरिलेट करोगे तब। आप चीजों को कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तभी एलपीटी याद रहेगी, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि एजिंग ऑफ मीट पढ़ने के लिए पहले हमें कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट पढ़ना पड़ेगा। कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट पढ़ने के लिए पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ मसल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और ये जो एजिंग वेजिंग है, मैंने इसलिए थोड़ा सा कम डिटेल में पढ़ाया क्योंकि मैंने गार्गी मैडम का लेक्चर देखा तो मैडम ने लेक्चर दिए उस हिसाब से, माइक्रो स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं बताया मैडम ने। अगर उसको और डिटेल में पढ़ाई होती तो मैं और अच्छे से बताता एजिंग वेजिंग थोड़ा सा डिटेल में। उसकी जरूरत है नहीं यूजी लेवल पे, इतने से आपका काम हो जाएगा। और आप लोग इसके लिए BD शर्मा का बुक पढ़िए, उसमें काफी अच्छा से दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक अगर चाहिए आपको, टेक्स्ट बुक भी कई सारे मेरे पास PDF पड़े हैं, वारिस है सॉफ्ट कॉपी, उससे पढ़ना बता दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन BD शर्मा सबको पढ़ना है, खाली स्लाइड के भरोसे नहीं रहना है। स्लाइड में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती किताब की, लेकिन सारी BD शर्मा सर की भी बुक कवर नहीं हो रही है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए। और किसी कोई क्वेश्चन हो, मुझे लगता है सब सुनते नहीं है, ऐसे वीडियो बंद करके छोड़ देते हैं मोबाइल, ऐसा ही है ना? नहीं सर, सुभद्रा कलाम कोई एक्टिव नहीं है, मैं देख रहा हूँ। और किसी को प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। समझ में आ जाता है सर, अरे हमको नहीं थोड़ा समझ में बहुत आता है, प्रॉब्लम हो जाता है। अगर समझ में आता है तो क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता तो कोई क्वेश्चन नहीं होता, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ऐसा है सर, एक CDP का फुल फॉर्म बता दीजिए ना सर, CDP का जो बताया था। कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीनेजेज, और CASF का है कैल्शियम एक्टिवेटेड सार्कोप्लाज्मिक फैक्टर। ये जो CASF है, CDP है, इनका जो एक्टिवेशन होगा कैल्शियम के कंसंट्रेशन की वजह से होगा। और जो कैथेप्सिन है वो ऑटोसोमल एंजाइम, ऑटोसोमल या लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं। जब लाइसोसोम रप्चर होगा तभी वो रिलीज होगा, ये याद रखना है। और कैथेप्सिन का जो मेजर एक्टिविटी पाया गया है या मेजर रोल पाया गया है रिजोल्यूशन ऑफ लाइगर में, वो है किस में पाया गया है, काल्पेन का, काल्पास्टेटिन का, जो हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल स्पीसीज है उनमें रोल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मीट है उसमें जो pH डिक्रीज हो रहा है 5.5 से 5.8 ही है। तो जो वहां पे कैथेप्सिन एक्ट नहीं कर पाता, कैथेप्सिन के एक्ट करने के लिए pH अराउंड 5 चाहिए। हाँ ठीक है, ऐसा है। तो और किसी कोई प्रॉब्लम? तो बद्रा के अलावा किसी को कोई ना समझ में आया हो पूछ सकता है क्वेश्चन।
किसी को कुछ नहीं पूछना है, मतलब सबको अच्छा समझ में आ रहा है ना, तो एग्जाम में पेपर टफ बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं सर, हम्म। ऐसे मत कीजिएगा। इतना थोड़ी ना पढ़ पाते हैं। वही नहीं, तो लोग अच्छे से पढ़ो। मोबाइल पे सर बीडी शर्मा पढ़ थोड़ी ना पाते हैं। नहीं नहीं, स्लाइड्स के अलावा, स्लाइड तो ठीक है, स्लाइड आप लोग पढ़िए नो डाउट, लेकिन आप लोग बीडी शर्मा से पढ़ेंगे तो काफी चीजें पॉइंट काफी छूट जाता है, वो आप लोग कवर कर पाएंगे, हो सकता है एग्जाम में आए। मैं सारी चीजें स्लाइड में नहीं लिख सकता, तभी मैं बहुत लिख देता हूँ स्लाइड में। स्लाइड में इतना लिखना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट क्लियर करने के लिए आप एटलीस्ट बीडी शर्मा पढ़िए, ठीक है। और तो किसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर लेक्चर को खत्म किया जाए। ठीक है यस सर, सर। थैंक यू सर। खत्म करें। निर्मल को कोई प्रॉब्लम नहीं है? निर्मल? नहीं सर, प्रणाम सर। हाँ ठीक है। राधना थैंक को यू पूछना सर, है? हाँ प्रणाम सर। हाँ राधना बोलो। नो सर। नहीं पूछना? ठीक है, चलो फिर बंद करते हैं, लेक्चर को खत्म करते हैं। यस सर। यस सर, ओके बाय। प्रणाम सर।